और पूजा चौरान बीए एमएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स हैं और आज हमें वो स्त्रीत्व शक्ति पर बात करेंगी। पूजा जी, आपका स्क्रीन पर बहुत-बहुत स्वागत है। आइए और हमें भी स्त्रीत्व शक्ति से वाकिफ कीजिए। राम राम सारण है। तो आज मैं स्त्रीत्व शक्ति के बारे में बताऊंगी। मैंने भी इस पर थोड़ा बहुत पढ़ा है, बताई कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, पर हाँ जितना पढ़ा है उतना मैं आपके साथ भी साझा करना चाहूँ। तो देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जिस तरह से ये हाथ है, हाथ की ये जो तरफ है ये क्यों है? क्योंकि ये इस साइड है और ये इस साइड वाली साइड इसकी वजह से है। तो ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे इस तरह से समझिए, जैसे रोशनी को हम क्यों पहचानते हैं? क्योंकि हम अंधेरे को पहचानते हैं और अंधेरे की पहचान रोशनी से है। दोनों चीजें एक दूसरे पे निर्भर हैं, दोनों का सामंजस्य है, तभी हम दोनों को जानते हैं। ठीक इसी तरीके से स्त्रीत्व और पुरुष, ये दोनों भी दो पहलू हैं जिनका आपस में सामंजस्य है। ये अलग अलग नहीं है, ना इनकी कोई प्रतिस्पर्धा है जो हम आज के युग में करने लग गए हैं। और स्त्रीत्व कोई पहचान नहीं है। ऊर्जा क्या है? क्या ऊर्जा कोई स्वरूप है? जैसे अब मान लीजिए, अब हमें किसी को थप्पड़ मारना है तो हमारी शरीर की सारी ऊर्जा हमारे हाथ में आ जाएगी। ठीक है, तो ऊर्जा हुई। क्या आपको दिख रही है? नहीं दिख रही, पर आप जैसे मारने के लिए हाथ उठाएंगे आपको महसूस होगी, हाँ शरीर की जो सारी ऊर्जा है वो हाथ में आ गई है। उसका कोई स्वरूप नहीं है। ऊर्जा का कभी स्वरूप नहीं होता। इसी तरह जो फिमाइन एनर्जी है, जो स्त्रीत्व की ऊर्जा है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। वो हर इंसान में होती है, हर मनुष्य में होती है। वो हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का आधार है। तो स्त्री ऊर्जा या फिमाइन एनर्जी, जैसे कि शिव शक्ति, हमने सुना है शिव और शक्ति। शक्ति यहाँ पर क्या है? शक्ति से हम क्या मतलब समझते हैं? पावर या प्रभाव? नहीं, शक्ति का मतलब यहाँ पे पावर या प्रभाव नहीं है। शक्ति से तात्पर्य है ऊर्जा, एनर्जी। और ये जो दोनों चीजें हैं, स्त्रीत्व और पुरुषत्व, ये हर मनुष्य के अंदर होते हैं, पर हम इनको ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते। और जो इन्हें बैलेंस कर लेता है वही संपूर्ण मनुष्य कहलाता है। देखिए, जो शिव जी है, जो शिव भगवान है, वो संपूर्ण पुरुष कहे जाते हैं। आपको क्या लगता है संपूर्ण पुरुष क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो भगवान है, उनके अंदर बहुत पावर है, इसलिए कहे जाते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने स्त्री और पुरुष दोनों स्वरूपों को बैलेंस किया है, उनमें सामंजस्य बिठाया है। इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अर्धनारीश्वर मतलब जितना स्त्री तत्व है उतना ही पुरुष तत्व है। इन दोनों ऊर्जाओं को उन्होंने एक तरीके से बैलेंस कर लिया है। तो अगर संपूर्ण पुरुष हमें बनना है, पुरुष से यहाँ मतलब मनुष्य, एक संपूर्ण मनुष्य अगर हमें बनना है, तो हमें दोनों तरह के जो ऊर्जा है उनको समझना होगा, स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा। अब बात करते हैं स्त्री ऊर्जा की, या जो फिमाइन एनर्जी है। फिमाइन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि अगर आप फीमेल हैं तो आप में फिमाइन एनर्जी है। यहाँ पे फिमाइन एनर्जी से आपके क्या क्या जो गुण है वो समझे जाते हैं। जो प्यार है, स्नेह है, करुणा है, स्थिरता, ये सारे गुण किस चीज को दर्शाते हैं? आपकी फीमाइन एनर्जी को। अब आप एक बात बताइए, क्या किसी पुरुष को कभी प्रेम का अनुभव नहीं होता? क्या जो बच्चा है उसके लिए सिर्फ माँ प्रेम अनुभव करती है, उसका पिता प्रेम अनुभव नहीं करता? क्या उसे कभी करुणा, कभी प्रेम, कभी स्थिरता, कला, सौंदर्य, ये सब क्या पुरुष महसूस नहीं कर पाते? तो यही है फेमाइन एनर्जी। यही जो हर मनुष्य जो महसूस करता है, ये उस पुरुष की फेमाइन एनर्जी हुई। और ऐसा नहीं है कि जो मस्कुलाइन एनर्जी या जो पुरुष वाली जो ऊर्जा है वो सिर्फ पुरुष में है, वो भी स्त्री में मौजूद है। ये भी हो सकता है कि जो स्त्री है उसके अंदर किसी स्त्री के अंदर पुरुष वाली ऊर्जा ज्यादा हो और वो उस काम को ज्यादा अच्छे से करे जाए। पुरुष की ऊर्जा मतलब मस्कुलाइन, जो हम ताकत का काम करते हैं, वो ऊर्जा तो किसी स्त्री में भी वो ज्यादा हो सकती है। इसका कोई स्वरूप नहीं है और ना हम इसको किसी फिजिकल फॉर्म में बांध के रख सकते कि हाँ ये पुरुष है तो इसमें पुरुषत्व है और ये स्त्री है तो इसमें स्त्रीत्व है। ये सिर्फ एक ऊर्जा है, इसका कोई स्वरूप नहीं है। जो स्त्री है वो स्थिरता सिखाती है। जैसे अब जो शिव जी थे, परम पुरुष है, वो भगवान है शिव, सब में श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ पुरुष है।
पर शिव जी में भी स्थिरता नहीं थी, वो यहाँ वहां घूमते रहते थे। तो जब पार्वती जी से उनका विवाह हुआ, उसके बाद क्या था कि हिमालय में सर्दी ज्यादा रहती थी, तो काशी में आके रहने लग गए थोड़े दिन के लिए। तो काफी दिन तक वहां रहे, वो स्थिर रहे। स्त्री के साथ होने से उनमें भी स्त्रीत्व आ गया। ये है स्त्री ऊर्जा, या जिसे हम फीमेल एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी का काम क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म करना, कि जो एक रूप है उसे दूसरे रूप में बदलना। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे देखिए, मिट्टी क्या बनाती है? फूल, फल, पेड़ पौधे, ये सब मिट्टी से ही बनते हैं कहीं ना कहीं, इनका आधार तो मिट्टी है। देखिए मिट्टी जिसे हम बहुत तुच्छ समझते हैं, उससे इतनी सारी चीजें बन जाती हैं, पेड़ पौधे फूल, हमारा सबका आधार मिट्टी ही है। और मैंने एक चावल का दाना खाया, उससे मेरा ये शरीर बना। तो इस सब में काम किसने किया? ऊर्जा ने। कोई ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से ये जो चीजें हैं एक से दूसरी रूप में परिवर्तित हो रही हैं। इसी तरह की ऊर्जा एक स्त्री शरीर में होती है। एक स्त्री एक संपूर्ण बच्चे को जन्म देती है, वो एक ऊर्जा ही है जो इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो अब हम हर किसी के शरीर के अंदर एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तन होता है, चाहे वो हमारा पाचन तंत्र देख लें या हम कोई भी चीज देख लें, एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तन होता है, वो आपकी स्त्री ऊर्जा है। तो आप समझ रहे होंगे कि अब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा से, कि ये सिर्फ दोनों ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारा आधार है। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि हम इन दोनों का सामंजस्य बना के रखें। अब हम क्या समझते हैं कि कोई प्रतिस्पर्धा है। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो स्त्री है वो पुरुष के कंधे से कंधा मिला के चले या उससे आगे बढ़ के चले, हम इस तरह से कंपेयर कर रहे हैं। पर हम जब तक इन दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा रखेंगे या इस तरह से देखेंगे कि ये मेल है ये फीमेल है, मतलब ये जो दिमागी सोच है सिर्फ दिमागी सोच है, दिमागी उपज है, असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। जब तक हम सबको एकता से नहीं देखेंगे कि सब एक है, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, सब एक है और हम एक ही है और हमारे अंदर दोनों ऊर्जा है और हमें इसको क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि असलियत में चीजें हैं क्या। अब जैसे प्रकृति ने भी इस चीज को समझ लिया पर हम नहीं समझ पाए हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य किसका प्रतीक है? जो पुरुष ऊर्जा है, और चंद्रमा स्त्री ऊर्जा का। आपने सुना होगा कि जो स्त्री के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो उस चंद्रमा के साथ सामंजस्य में चलते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा में परिवर्तन होते जाते हैं वैसे वैसे स्त्री शरीर में भी परिवर्तन होते हैं। इस तरह जो सूर्य है वो पुरुष तत्व को दर्शाता है। पर क्या ये दोनों जरूरी नहीं है? कि सूर्य और चंद्रमा दोनों हमारे लिए जरूरी नहीं है? अगर दिन में हमें सूर्य की आवश्यकता है तो रात को हमें चंद्रमा की भी आवश्यकता है, और इससे उल्टा भी हम ले सकते हैं। तो दोनों चीजों का होना जरूरी है, तभी ये प्रकृति चल रही है। अब आप सोचिए कि मान लीजिए चंद्रमा आए ना, पूरा दिन और रात सिर्फ सूरज चलता रहे, क्या सब कुछ गड़बड़ा नहीं जाएगा? क्या प्रकृति चल पाएगी? सब कुछ विनाश हो जाएगा हर चीज का। तो इन दोनों ये दोनों भी जब बैलेंस बना के रखते हैं, जब दोनों अपने अपने समय पे अपना अपना काम करते हैं, इसी तरीके से जो हमारे शरीर के अंदर जो दो ऊर्जाएं हैं, स्त्री और पुरुष, इन दोनों का हमें सामंजस्य बना के रखना बहुत ही आवश्यक है। जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने सीखा उसे मैंने यही मतलब निकाला कि जो स्त्रीत्व का हम गलत मतलब जो आज तक समझते आ रहे हैं, शायद मैं भी यही समझ रही थी कुछ दिनों पहले कि स्त्री होना स्त्रीत्व है, पुरुष होना पुरुषत्व है, वो कहीं ना कहीं गलत है। इसका अर्थ है एक ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर जो आपके अस्तित्व का आधार है, और वो दोनों ही जरूरी हैं। चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, आपको अपनी दोनों ऊर्जाओं को, जो दोनों शक्तियों को एक बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। तभी आप एक संपूर्ण पुरुष बन पाएंगे, या संपूर्ण जिसे मनुष्य हम कहते हैं वो आप बन पाएंगे। शुक्रिया मैम। पूजा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी का, और इसको थोड़ा सा और समअप कर देते हैं। जैसे कि पूजा ने बताया कि ये जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है, यानी कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व, ये दोनों के अंदर ही रहता है। दोनों के अंदर, ये पुरुष हो अलग से या स्त्री हो, दोनों में दोनों के भाव रहते हैं। अब जब पूजा ये बता रही थी तो बैक साइड में मेरी एक स्टोरी चल रही थी। वो स्टोरी चल रही थी
कि जैसे जन्म परंपरा होती है, तो जन्म परंपरा में ये होता है कि मान लो कि मैं पास्ट लाइफ में आई वॉज ए मेल, ठीक है, तो अगर मैं मेल रही पास्ट लाइफ में, उससे भी पास्ट लाइफ में मैं एक मेल रही, उससे भी पास्ट लाइफ में एक मेल रही, तो वो जो हमारी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को लेकर अब हमने 3 जन्मों से उस पुरुषत्व का अभ्यास किया, उस पुरुषत्व का अनुभव लेना चाहते थे। लेकिन इस लाइफ में जो फेमिनिन यानी कि स्त्री बनकर और स्त्रीत्व के गुणों को सीखने के लिए हम जब इस धरती पे आते हैं, तो कुछ % हमारा वो वाला हिस्सा भी कभी कभी एग्जेजरेट करता है, मतलब बढ़ने लगता है। होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि औरत बड़ी ऐसा तेज बोलती है, ये औरत तो बड़ा ऐसे तीखा बोलती है, तो हमें मतलब उसमें नाप तोल नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो पिछली जो वृत्तियां होती हैं, हम बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध, तो वो जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को छोड़कर इस स्त्रीत्व की बातों को सीखने के लिए स्त्री के स्वरूप में हम जन्म लेते हैं। जैसे कि बताया कि जो कोमलता है वो दोनों में रहती है, पुरुष में भी रहती है, लेकिन जो पुरुष पिछले मान लो 3 अपने पास्ट इनकार्नेशन में, पूर्व जन्मों में स्त्री रहा है, और वो इस लाइफ में वो सॉफ्ट नेचर है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास वो गुण उस तरह से उसके पास था वो। तो कहते हैं कि भाई एक जो पुरुष है वो तो बड़ा कड़क है, और एक पुरुष है बड़ा सॉफ्ट नेचर का है। तो वो सॉफ्ट नेचर कहाँ से आया, वो कैरी करते हुए आ रहा है वो, लेकिन अभी उसको अपने जीवन में कुछ पार्ट सीखने हैं जो पुरुषत्व के सीखने होंगे। जैसे पत्री सर एक उदाहरण देते हैं कि अगर बच्चा पैदा करना सीखना है तो स्त्री के रूप में तो आना ही पड़ेगा ना, पुरुष नहीं सीख सकता वो, क्योंकि पुरुष के पास वो सब चीजें है नहीं। तो जब हम धरती पे आते हैं अनुभव, अलग अलग तरह के अनुभव लेने के लिए, तो हम धरती पे 2 स्वरूपों में आते हैं, पुरुष और स्त्री के स्वरूप में आते हैं। लेकिन अगर हम पौधे जगत को देखें तो वहां पर तो एक ही जगह पे सब विद्यमान है, सब चीजें, स्त्री और पुरुष तब, और उसमें भी परसेंटेज है कि कुछ वृक्ष हैं जिसमें स्त्री तब ज्यादा है। जैसे मैंने बताया था कि एक बार जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे पास्ट लाइफ मतलब पास्ट उसमें दिखाई दिया बैकडोर में कि आम का पेड़ बोलता है कि मैं तो पुरुष हूँ, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ, मैं तुम्हारा पूर्वज रहा हूँ। तो वो पूर्वज क्या, तो उसने कहा कि, मैंने कहा कि कैसे मैं पहचानूं कि तुम पुरुष हो, तुम्हारे अंदर पुरुषत्व है। तो उसने कहा कि देखो मेरे साइड वाला जो पेड़ है उसको भी देखो तुम, और ये वाला भी देखो। तो एक पेड़ तो था बिल्कुल सीधा जैसे खड़ा है, और उसके बाद उसकी टहनियां ऐसे निकली हुई हैं, लेकिन एक जो आम का पेड़ था उसके नीचे से ही 4 शाखाएं थी। तो वो जो 4 शाखाएं थी, उसने कहा कि देखो नीचे से ही उसके अंदर वो जो प्रकृति का जो क्रिएशन है वो नीचे से ही बड़ा हो गया। तो कहने का भाव सिंपल इतना ही है कि हमारे अंदर वो दोनों ही चीजें विद्यमान है, जो अर्धनारीश्वर और जो पूजा ने बताया कि जो बैलेंस है, अगर हम दोनों को सही ढंग से बैलेंस करके चलते हैं तो वही हमारी संपूर्णता है। और शायद हम अनेक जन्मों में भटकते हैं कि हम किसी दूसरे का साथ चाहते हैं, बट एंड ऑफ द लाइफ या इनकारनेशन या एंड ऑफ द इनफाइनाइट हमें खुद में अपने आप में ही फकीर बनना पड़ता है, सूफी बनना पड़ता है, क्योंकि पता है कि ये एक रिश्ता इस जन्म का, चाहे पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन, दिस इज द वन लाइफ रिलेशनशिप। हाँ किसी से लड़ लो तो नेक्स्ट लाइफ में भी वी आर रेडी, उनके साथ तो बॉन्डेज होगा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि हमारे अंदर ही वो अर्धनारीश्वर हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही पुरुषत्व है और हमारे अंदर ही स्त्रीत्व है। इसका मतलब एक तरीके से और समझा जा सकता है, जब आपको प्रेजेंट मोमेंट में कोई डिसीजन लेना है, जो मैं एक्सपेरिमेंटली करती हूँ, आपको एक डिसीजन लेना है कि यस मुझे ये करना है, द स्टेबिलिटी,
तो वो जो स्टेबिलिटी है वो एक गुण है पुरुष का, है ना। लेकिन अब पानी है या आग है, पानी क्या बोलेंगे हम कि सोम है। सोम मतलब कि आपके अंदर कोमलता है, मधुरता है, आपके अंदर दया है, करुणा है ना। आप प्रेम चाहते हैं, जैसे अभी हम आशिकी की, मोहब्बत की बात की। लेकिन अगर हम सूर्य की यानी कि अग्नि की बात करें, तो जब हम अपने बच्चे को हक करते हैं, अपने पार्टनर को हक करते हैं, पेड़ को हक करते हैं, तो वो जो गर्मी है दैट इज ऑल्सो द वन टाइप ऑफ फायर, मतलब वो अग्नि है जो एक गर्माहट है जो हमें सुकून देती है। वो सुकून भी हमारे अंदर ही है। माँ जब प्यार करती है अपने बच्चे से, एक छोटे से पशु से प्यार करती है, पक्षी से प्यार करती है, तो उसके अंदर माँ वो नहीं। मुझे एक बार ऐसे ही पूजा, अभी कुछ महीने पहले की बात है, आई हैव रिटन दैट मतलब पेपर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदरहुड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादरहुड। हो गए 6 महीने की बात। तो मदरहुड ऐसा नहीं है कि जो एक कवारी लड़की है उसके अंदर वो मदरहुड नहीं है। मदरहुड का मतलब है कि उसके अंदर वो प्यार टपक रहा है, कि वो एक छोटे से पिल्ले से भी प्यार करती है, तो दैट इज द मदरहुड। वो मदरहुड नहीं कि वो माँ बन गई तो मदरहुड आ गई। हो सकता है कि मदरहुड माँ बनने के बाद भी नहीं आता लोगों में। जो माँ मतलब बन जाते हैं उनके अंदर वो वो वाला मदरहुड आता ही नहीं। वो फिर भी चिल्लाती हैं बच्चे के ऊपर। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, बॉय हो या गर्ल हो, उनके अंदर वो मदरहुड रहता है। मदरहुड का मतलब कि आपके अंदर किसी को भी देख के प्यार उमड़ने लगे, वो गर्माहट आने लगे कि अच्छा मैं इसको प्यार देके सुकून से सुला सकता हूँ, उठा सकता हूँ, इससे बात कर सकता हूँ। ये मदरहुड है। और फादरहुड क्या था कि फादरहुड का मतलब होता है द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड विजडम जिसके पास है। वो फादर नहीं जो हम सोचते हैं कि वो पिता है, वो पिता नहीं, जिसके पास वो अनुभव है। हाँ मैं फादर हूं। देखा नहीं, आप देखते हो ना, कुर्सी जब मेज पे आप डाइनिंग टेबल पे या कहीं बैठते हैं तो कहते हैं कि दिस इज द टेबल ऑफ फादर, भाई यहाँ पे पिता या दादा बैठेगा। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो पिता ही बैठेगा, जो अनुभव जिसके पास है, जिसके पास वो अनुभव आ चुका है, वो अनुभव से बात करता है, वो पिता है। पिता कोई भी हो सकता है, नॉट ओनली फादर की जिसको हम एक पर्सपेक्टिव से देखते कि मेरा पिता है, नहीं, जिसके पास वो अनुभव है। कहते हैं ना कि भैया तो बड़ा बुढ़ा है, इसने तो सारी चीजों की जानकारी है, जो बड़ा बुढ़ा है इसने तो भाई क्यों मैं पूछ लो, गांव के लोग आकर सारे पूछेंगे भाई अच्छा न्यू हो गया घर में, है ना। तो वो जो अनुभव है, वो अनुभव एक स्त्री के पास भी हो सकता है और एक पुरुष के पास भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं गांव जहाँ पे एक महिला है जो बहुत समझदारी से अपना अनुभव शेयर करती है, तो दैट इज द फादरहुड। वो फादरहुड है कि जो उसके पास वो एक अनुभव है जिससे वो दूसरी सोसाइटी का मदद करता है, ये फादरहुड है। तो ये मुझे लगभग 6-7 महीने पहले आया था कि मेडिटेशन में, कि सिस्टरहुड भी आया था, कि सिस्टरहुड ब्रदरहुड भी ऐसे ही आया था मेडिटेशन में। कि जब मैं ये बुक पढ़ रही थी, इनिशिएशन को लेके एक पुस्तक पढ़ रही थी, तो तब मेरे को पता लगा कि ओ माय गॉड, कि हम फादर और मदर को किस रूप से लेते हैं, ये सब कुछ अलग है, मतलब फादरहुड अलग है। और इसी तरीके से जब हम एक कहते हैं ना कि भाईचारा, ये एक मतलब बहुत भारी सा शब्द है, भाईचारा होना चाहिए। जैसे कि अभी सुभाष जी ने भी बोला, मतलब कि एक आप मंदिर मस्जिद ऐसे चले जाओ और ये पर्यायवाचियों में ही हम लड़ते रहते हैं, नहीं, वो चीज नहीं है। कि जब आप एक मैत्री के तरीके से आप सबके साथ रहते हैं, आपका एक स्वतंत्र, आप हर किसी को स्वतंत्रता देते हैं घर में, तो वो है एक आपका ब्रदरहुड, जहाँ पे आप हर किसी को जगह देते हो, पनाह देते हो कि यस यार कोई बात नहीं, इसका अगर दिमाग नहीं भी चलता तो भी ये ब्रदरहुड में हमारे साथ रह सकता है। लेकिन हमने इन चीजों को खो दिया, जो रियल में हमारा एक ब्रदरहुड नेचर था, या हम फादरहुड एक स्वभाव था, या मदरहुड का जो स्वभाव था, वो तो हमने खो दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो समाज का जो बुद्धि है
वो इसी टाइप से लपेटे में आ गया कि हम उसी में लपेटते चले गए और शायद हमने अपने आप को बर्बाद ही कर लिया एक तरीके से। तो ये बहुत लंबा है फेमिनिन का। मैंने ओशो का बुक पढ़ा था वुमेन और मेन जो उनका बुक है, तो जब आज से लगभग 10 साल पहले ओशो का बुक पढ़ा था वुमेन का, तब कुछ चीजें समझ आई थी कि हमारे जो भाव हैं, जो इमोशंस हैं, पुरुष के भी इमोशंस होते हैं लेकिन वो बताते नहीं, लेकिन वो बयान नहीं करते। वो सोचते हैं कि उनके अंदर ये रहता है कि हम तो पुरुष हैं, हम तो बताएंगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक ना एक दिन उनको ये चीजें सप्रेस करते हैं एंड इन द नेक्स्ट इनकारनेशन मे बी दे बिकम फीमेल, कुछ भी हो सकता है। तो चलो हम इतनी ऐसी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन पुरुषों को भी और महिलाओं को दोनों को ही एक, जो जैसे कि तुमने कहा कि रेसिप्रोकल एक रिश्ता है, ये दो, एक हाथ इधर से है और एक हाथ इधर से है, तो ये तो कभी अलग हो ही नहीं सकता। सेम इसी तरीके से हमारी जो पार्टनरशिप है, हम इसलिए आए, भागने के लिए नहीं आए हैं। इस रिलेशनशिप से भागना नहीं है कि हाय राम वो तो इतना खराब बोलता है या इतना खराब बोलती है तो भाग जाओ, बात मत करो, कमरे बंद कर लो। नो नो नो, अंडरस्टैंड करना है। वही तो ये जो फेमिनिन एनर्जी का आज जो टॉपिक रखा वो बहुत सुपर टॉपिक था पूजा, थैंक यू। क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ये बहुत जरूरी हैं और इन रिश्तों को समझना, एक दूसरे का मदद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे अंदर ये है, अच्छा भाई तू क्यों मदद करेगा, तू क्यों रसोई में जावे है, मतलब इस तरह की बातें यार, कहाँ रसोई, खाना तो हम भी खा रहे हैं, पुरुष भी खाते हैं। इस तरह से भी जैसे किसी ने कुछ कर देगी तो लड़की है क्या, ऐसे क्यों बोलना, ये चीजें बहुत कॉमन हो। जैसे कोई रोने लगे कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, या ज्यादा बोलता है तो लड़कियों की तरह बातें करना, ये चीजें। क्योंकि हम मैम क्या है कि हम हर चीज को शारीरिक तरीके से देखने लग गए कि हाँ ये स्त्री है, ऐसी दिखती है, ये पुरुष है। हम हर चीज को शारीरिक तरीके से देखने लगे, जो भावनाएं हैं या जो मानसिक उनकी वो है, हम उसको नहीं समझते। तो हमने एक तरीके से, एक वो कहते हैं ना डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग यू, हमने सोच लिया कि पुरुष है तो इस तरह से ही बिहेव करना चाहिए तो ही ये पुरुष हुआ, और ये स्त्री है तो इसमें यही गुण होने चाहिए, इसी तरह अगर ये बिहेव करेगी तो ही स्त्री हुई। तो हमने एक तरीके से एक वो आवरण बना दिया है जिसमें हम चाहते हैं कि वो फिट हो जाए वो पर्सन, बट ये चीज गलत है। उसको तोड़ के दोनों चीजों को बैलेंस करना जरूरी है, तभी शायद हम कंप्लीट हो पाएंगे। तभी खालीपन रहता है हर किसी को, क्योंकि वो खुद में कंप्लीट नहीं हो पा रहा और वो बाहर ढूंढता है कि कोई अपोजिट सेक्स का उससे मिले जिससे उसकी ये चीज दूर हो। यस, दैट बिल्कुल नेचुरल है। ये एक प्रकृति का हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति का एक तरीके से ये गहना है कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों चीजें इम्पोर्टेंट हैं। मुझे अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ में जो डैना मैरियम का पुस्तक है, उसकी एक बात याद आ गई कि जब माँ सीता के पास लव कुश थे और कहा गया कि वो तो आश्रम में रहने के लिए चली गई, क्योंकि उसने खुद निर्णय लिया था कि मैं आश्रम में जाऊंगी, लेकिन हमारी पुस्तकों में मिस इंटरप्रिटेशन हो गया कि उसको निकाल दिया गया और वो आश्रम में रही। ये एक अलग बात है, ये एक अलग टॉपिक है जो अभी पूरी दुनिया को क्लियर हो जाएगा कि डैना मैरियम जो बात बता रही हैं अभी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ में, यहाँ पर बात कहने का इतना है कि हम अपने बच्चे को जब गुरुकुल में भेजते थे तो वो इसीलिए भेजते थे, हम आश्रम में रखते थे अपने बच्चों को इसलिए रखते थे ताकि उनके अंदर भाव उत्पन्न हो, वो उत्पन्न ना हो जो आजकल हम घरों में कहते हैं कि भाई पढ़ लो, बस पढ़ लो, बस पढ़ लो, मर गए भाई पढ़ पढ़ के। पढ़ने के बाद भी वी आर नॉट परफेक्ट, झगड़े होते हैं घर में, लड़ाइयाँ होती हैं, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, बच्चे 35-35 साल की उम्र में होते हैं क्योंकि भाव ही नहीं है, नहीं भाई हम तो अभी नौकरी में और ज्यादा पैकेज चाहिए। क्या करेंगे उस पैकेज का जब 35 साल में जब बच्चा पैदा होगा और वो उसके प्रति वो सेंसिटिव नहीं है, और उन बच्चों को भी वही चीज सिखाते हैं कि अच्छा तुम्हें भी बड़ा होना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तुम्हें बड़े बड़े पैकेज चाहिए। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कि आप 35 साल की उम्र में एक कोमल जो 25 से और 35 साल के बीच में 10 साल की इतनी बच्ची की मतलब एंजॉय करने की लाइफ होती है, हम उसमें बच्चे को कितना मेच्योर बना देते हैं।
मतलब इतना सीरियस बना देते हैं कि उसके चेहरे पे हंसी नहीं आती है ना। और हम फिर वही बातें अपने बच्चे को भी जनरेशन में सिखाते हैं, वही बातें हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। दैट इज द लेगेसी, दैट इज द रॉन्ग लेगेसी। हम कहीं खुश होना उनको सिखा ही नहीं रहे हैं। और फिर अंदर से क्या कहेंगे बच्चे, मतलब हमारे माँ बाप बोलते हैं, क्या शिकायत करते हैं माँ बाप, बच्चों ने कभी हमारे से प्यार ही नहीं किया, बच्चे तो कभी हमारे पास आके बैठते नहीं। बट व्हाट यू हैव टॉट, व्हाट हैव यू हैव टॉट टू द चिल्ड्रन कि पढ़ो बस, चलो यहाँ से उठो, जल्दी स्कूल जाओ तैयार होके, हाँ आके खाना खाओ, नहीं नहीं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अगर आपने प्यार दिया ही नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों से कि आपको प्यार मिलेगा? वो नहीं मिलता फिर, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं कभी प्यार करना किसी से। तो प्यार करना है तो हमें वो भाव लाना है। और हमें अब जब मैं पढ़ रही थी नील डोनाल्ड, और अपनी मेरी डॉटर का, जब वो बहुत छोटी थी 8वीं क्लास में, तो नील डोनाल्ड का पुस्तक पढ़ा, कन्वर्सेशन विद गॉड। उसमें उन्होंने यही बताया कि जब आप प्यार ही नहीं देते हैं बच्चे को, और प्यार ना देके आप सिर्फ उसको एक ऐसा होना सिखाते, नहीं तुम्हें तो सत्य, जबकि माँ तो खुद झूठ बोल रही है और हम उसको सत्य बोलना सिखा रहे हैं, तो क्यों सीखेगा? वो दूसरे कमरे में जाके बड़बड़ाएगा बच्चा कि खुद तो झूठ बोलती है, मेरे को सिखाती है। हर कोई बड़बड़ाता है, कोई भी बच्चा हो। इसीलिए वो क्या कहते हैं, नील डोनाल्ड ने कहा कि इन वन हाउस देर आर 2 or 3 or 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। एक माँ है, एक बाप है, एक दादा है, दादी है, ज्यादा से ज्यादा, हद से हद। तो बच्चा सिर्फ 4 लोगों को पूरी जिंदगी, मतलब उसकी 24 साल की उम्र तक वो उन्हीं को 4 लोगों को देख के सीखता है। लेकिन जब गुरुकुल में जाता है तो वो कितने सारे बच्चों को देख के सीख रहा है। एक अगर आश्रम में हम बच्चे को देते हैं तो वहां पे उसका कितना ब्रॉड एक पर्सपेक्टिव बनता है कि यस, मुझे सबका मदद करना है, मुझे टाइम से उठना है, मुझे किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से सोना है, किस तरीके से वो इंडिपेंडेंट नेचर आती है। ये सब चीजें तो हम बच्चों को सिखाते ही नहीं कभी। वो कहेंगे नहीं बस तू अपने काम से मतलब रख, तुझे तो कंपटीशन करना है, तेरे तो 90% आने चाहिए और जाए सारी दुनिया भाड़ में, एक कंपटीशन। बट पत्री सर बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं, यू हैव व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूट फॉर योर लाइफ, फॉर योर सोसाइटी। आप कैसे कंट्रीब्यूट करते अपने लाइफ को? वो कंट्रीब्यूशन तो हमने कभी सीखा ही नहीं, छुपा के रखते हैं चीजों को। कोई एक चीज हमारे पास, बच्चा भी है, छोटे से छोटा आज का बच्चा, अगर खिलौना होगा ना उसके पास नया, अगर माँ बाप ला के देते तो छुपा के रख देगा कि कोई दूसरा बच्चा आ जाएगा तो वो शेयर नहीं करेगा। कहाँ से आया ये भाव? और फिर बाद में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ बाप से हम प्यार करेंगे, सिखाया नहीं कभी, तो फिर कैसे प्यार हो सकता? इसलिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट फेमिनिन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बैठना 10 मिनट ही सही, हमें क्वालिटेटिव टाइम जो है वो देना चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव। इट्स ओके, दे सकते हैं, लेकिन जब आप बच्चों के साथ मिल जाते हैं तो उसी में मस्त हो जाना चाहिए। उसी के साथ 10 मिनट उसकी सुनो, हाँ 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 हाँ, व्हाट्सएप चल रहा होता है बच्चों से, हाँ हाँ बताना क्या बात है। मतलब हम व्हाट्सएप में बिजी होते हैं, फोन पे, अरे सुन ली तेरी बात, वही सुन ली, चल तू जाके अपना काम कर। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है हमारा। एंड फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे, अभी 60-70 साल के होंगे, तो सोचेंगे अरे बच्चे तो हमारी मदद ही नहीं करते। बच्चे कहाँ से करेंगे? बच्चों का कोई कसूर नहीं है। आई लव चिल्ड्रन बिकॉज उनको तो पता ही नहीं है, दे आर सो इनोसेंट, उनको पता ही नहीं है, और हम उनको इतना मेच्योर सीरियस कर देते हैं। क्यों सीरियसनेस? उनके साथ हमें प्यार का भाव रखना है।